हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीबी का फाइनेंस सिलेबस। हम कवर कर रहे हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर। और लास्ट वीडियो में हमने इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम सिडबी को कवर करेंगे। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से आपको समझ रहा होगा कि ये बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाई है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पहले इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम आईडीबीआई बैंक विच इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का था। उसके अंडर ही 1988 में एक एक्ट के तहत सिडबी को निकाला था, जहाँ बस स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाए। उसके बाद सिडबी को 1990 में इस्टेब्लिश किया गया। बेसिकली इसका काम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को फाइनेंस देना और उन्हें डेवलप करना। और इसे संभालने के लिए सिडबी को 10 मेंबर का बोर्ड भी दिया गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The SIDBI was established as a wholly owned subsidiary of Industrial Development Bank of India under a special act of the Parliament in 1988 and started its operation on April 2, 1990. It took over the responsibility of administering Small Industries Development Fund and National Equity Fund, which were earlier administered by IDBI. It is the principal financial institution for the promotion, financing and development of the micro, small and medium enterprise sector and for coordination of the functions of the institutions engaged in similar activities. It is managed by a team of 10 board of directors. और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एमएसएमई की डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि पूरे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में एमएसएमई क्या होता है। देखो, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड है कि उनका क्या डेफिनेशन रखनी चाहिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब रिसेंटली डेफिनेशन चेंज हो गई थी। अभी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए एक ही डेफिनेशन है। यहाँ माइक्रो एंटरप्राइज मतलब जिन एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज मतलब ऐसे एंटरप्राइज जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। और लास्ट में मीडियम एंटरप्राइज मतलब ऐसे एंटरप्राइज जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और उनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। फ्रेंड्स, ये यहाँ रिसेंट डेफिनेशन है एमएसएमई की। ये आगे जाके चेंज भी हो सकती है। आपको इसमें अपडेटेड रहना चाहिए। आप हमारा आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन में मिल जाएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। उसमें आपको हर महीने डिटेल करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ सिडबी के फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला काम सिडबी का ये है कि उसे एमएसएमई को फाइनेंस करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप बताइए, क्या सिडबी हर एरिया में अपने ब्रांचेस खोल के सबको लोन देगा? ये तो नहीं हो सकता, राइट? इसलिए वो बैंक्स की हेल्प लेता है। और फ्रेंड्स, नॉर्मली बैंक्स एमएसएमई को लोन नहीं देती। उन्हें एमएसएमई के बिजनेस बहुत रिस्की लगते हैं। इसलिए सिडबी उन्हें बोलती है कि आप एमएसएमई को लोन दो और आपने जितना एमएसएमई को लोन दिया उतना अमाउंट हम आपको कम इंटरेस्ट में लोन देंगे। उसे हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन। ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है? अब यहाँ 2 तरह के लोन एमएसएमई को दिए जाते हैं। एक तो इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए टर्म लोन और या रोज का खर्चा चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल। साथ ही सिडबी एमएसएमई को उनके एक्सपोर्ट गुड फाइनेंस करने में मदद करता है। वो यहाँ कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। सिडबी refinances loan extended by the primary lending institutions to small scale industrial units and also provide resources support to them. SIDBI facilitates timely flow of credit for both term loans and working capital of small scale industries in collaboration with commercial banks. And then it grants direct assistance and refinance loans extended by primary lending institutions for financing exports of products manufactured by small scale units. आगे से भी एमएसएमई को उनके प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करने में मदद करता है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में। फिर से भी उन एमएसएमई को ज़्यादा प्रमोट करता है जिससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ती है। और साथ ही वो वेंचर कैपिटल को प्रमोट करता है कि वो एमएसएमई में इन्वेस्ट करे। टू एक्सपांड द चैनल्स फॉर द मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, देन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज स्पेशली इन सेमी अर्बन एरियाज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयरबाय चेकिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज। And at last, SEBI co-promotes state-level venture funds in association with respect to state government. और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि सिडबी किस तरह से एमएसएमई को फाइनेंस करता है। यह 3 तरह से SEBI फाइनेंस करता है। यह सबसे पहले है डायरेक्ट फाइनेंस, मतलब सिडबी डायरेक्टली एमएसएमई को बिजनेस लोन दे सकता है।
अगर कोई एमएसएमई सीडबी को अप्रोच करेगा तो उसे लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ सीडबी बैंक्स की मदद लेता है। बैंक्स एमएसएमई को लोन देते हैं और सीडबी उन लोन्स को रिफाइनेंस करता है। और लास्ट होता है माइक्रो फाइनेंस। यहाँ सीडबी किसी भी नए बिजनेसमैन को बिजनेस निकालने में मदद करता है, मतलब कोई छोटा बिजनेस निकालने में फाइनेंस करता है। क्लियर हो गया आपको तीनों फाइनेंसिंग के टाइप। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। SIDBI provides direct, indirect, and microfinance facilities. First is direct finance is in the form of the term loan assistance, working capital assistance, support against receivables, foreign currency loan, scheme of energy saving for MSME sector, equity support, etc. After that, there is indirect finance, which is an indirect assistance in the form of refinance is provided to primary lending institutions, which comprising banks, state-level financial institutions, etc., having a wide network of branches all over the country. The main objective of the refinance scheme is to increase the resource position of the PLIs, which would ultimately facilitate the flow of credit to MSME sector. Then at last there is microfinance. Here SIDBI provides the microfinance that is a credit to small entrepreneurs and businessmen for establishing their business. नेक्स्ट हम सेबी की सब्सिडरीज देखेंगे। आपको मैंने इस लेक्चर के सीरीज में बताया था कि जिस कंपनी में सीडबी का मेजॉरिटी स्टेक रहेगा उसे हम सब्सिडरी बोलेंगे। ओके। और फ्रेंड, जब हम वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो वो ऐसे कंपनीज होते हैं जो छोटे छोटे इनोवेटिव स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, और जब उस स्टार्टअप का ग्रोथ हो जाता है उस वक्त वो पैसे कमाते हैं। इससे वेंचर कैपिटलिस्ट को भी फायदा होता है और यहाँ एमएसएमई को भी फाइनेंस मिल जाता है। इसी अप्रोच को आगे लेते हुए सिडबी ने एक सब्सिडरी निकाली है, दैट इज सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ये एस्टेब्लिश की गई है 1999 में। नाम से आपको समझ गया होगा कि ये एमएसएमईज में इनोवेटिव इंडस्ट्रीज चूज करती है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ रहे और उनमें इन्वेस्ट करती है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So SIDBI Venture Capital Limited incorporated in 1999 is an investment management company and a wholly owned subsidiary of SIDBI, the apex financial institution in the country for the MSME sector. Over its life, SVCL has managed funds focused on different themes including startups, early stage technology businesses, manufacturing SMEs, service entities, agribusinesses, financial inclusion companies, etc. However, the common thing in all investments has been the focus to identify the strong and ethical leadership teams capable of executing innovation-based business models or robust scalable businesses. Mission is to work for the best return by investing in deserving entrepreneurial teams using a combination of capital, then strategic mentoring, skills, and our vast network of relationships. नेक्स्ट सब्सिडरी आपने बहुत बार सुना होगा, विच इज मुद्रा। लोगों को ये नाम सुन के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की याद आती है। उन्हें लगता है कि मुद्रा नाम की बस स्कीम है। नहीं फ्रेंड्स, मुद्रा नाम की एक कंपनी है और उसके नाम की स्कीम निकाली गई है। मुद्रा का यहाँ मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब आप इसे बैंक भी समझ लो। लेकिन फ्रेंड्स, ये यहाँ डायरेक्टली जाके एमएसएमई को पैसे लेन नहीं करता। वो बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की मदद लेता है। ये लोग एमएसएमई को जाके लोन देते हैं और मुद्रा इन लोगों को रिफाइनेंस करता है, इसलिए इसके नाम पे भी आपको रिफाइनेंसिंग दिखेगा। ये इंस्टीट्यूशन निकाला था 2015 में और ये एमएसएमई को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जब भी एमएसएमई बैंक्स में लोन लेने के लिए जाती है उस वक्त बैंक उन्हें कोलैटरल मांगती है, लेकिन मुद्रा ये बोलती है कि आप एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन्स दो, उसके बाद ही हम आपको रिफाइनेंस देंगे। सो इसलिए मुद्रा के वजह से छोटे इंडस्ट्रीज को भी 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको 10 लाख का लोन मिलेगा। यहाँ मुद्रा ने स्मॉल बिजनेसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट या शिशु को 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। उसके बाद किशोर को 50,000 से ऊपर और या 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और लास्ट में तरुण को 5 लाख के ऊपर और या 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। यहाँ आपको मुद्रा का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। मुद्रा
which stands for the Microfinance Development and Refinance Agency Limited, is a financial institution set up by the government. It provides funding on the non-corporate small business sector through various last-mile financial institutions like banks, non-banking financial companies, and microfinance institutions. Mudra does not lend directly to micro-entrepreneurs or individuals. It was launched by the government in 2015 for providing loans up to Rs 10 lakh to the non-corporate, non-farm small micro enterprises. Mudra has created 3 products, that is Shishu, Kishore, and Tarun, as per the stage of growth and funding needs of the beneficiary micro unit. First, there is Shishu covering loans up to 50,000. Then there is Kishore covering loans above 50,000 and up to 5 lakh. Then there is Tarun covering loans above 5 lakh and up to Rs 10 lakh. Loans under this scheme are collateral free loans. नेक्स्ट हम सीडीबी के एसोसिएट देखेंगे। यहाँ जैसे कि मैंने आपको लेक्चर सीरीज में बताया था कि एसोसिएट्स मतलब जहाँ सीडीबी का माइनॉरिटी शेयर है। यहाँ सबसे पहले एसोसिएट की हम बात करने वाले हैं CGTSME, दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और ये एक स्कीम चलाती है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, हमने देखा था कि छोटे MSME के लिए मुद्रा योजना निकाली थी जहां उन्हें 10 लाख तक कोलैटरल फ्री बिजनेस लोन देने की बात की। अब आप बताइए कि क्या 10 लाख से सारे MSME का काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको मैंने स्टार्टिंग में MSME का डेफिनेशन बताया था जहां इनकी इन्वेस्टमेंट ही 1 से 10 करोड़ तक का है। फिर आप बताइए कि 10 लाख से इनका कुछ काम होगा क्या? अब फ्रेंड्स, 10 लाख तक के लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा बैंक बनाई है। सोचिए कि करोड़ों रुपए कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए कितनी बड़ी बैंक बनानी पड़ेगी और उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ सकता है, राइट? इसलिए गवर्नमेंट ने एक शॉर्टकट निकाला। उन्होंने CGTMSE निकाली जो बस लोन की गारंटी देती है। अब फ्रेंड्स, गारंटी देने से MSME को कोलैटरल फ्री लोन कैसे मिलता है वो हम देख लेते हैं। सोचिए कि कोई बैंक MSME को 2 करोड़ का लोन दे रही है तो वो उनसे कुछ ना कुछ गिरवी रखेगी। कुछ गिरवी रखना उसे हम कोलैटरल बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे MSME के पास उतने एसेट्स नहीं रहते गिरवी रखने के लिए। सो यार CGTMSE बैंक को ये बोलती है कि आप MSMEs को 2 करोड़ तक का लोन दो। अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया या फिर NPA हो गया तो वो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट हम आपको वापस देने की गारंटी देते हैं। अब जब CGTMSE से गारंटी मिल रही है तो बैंक को कोलैटरल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? सो इस तरह CGTMSE इनडायरेक्टली MSME को कोलैटरल फ्री लोन्स देने में मदद करती है। ये CGTMSE 2000 में निकाली गई थी। साथ ही गवर्नमेंट ने सिडबी ने मिलकर इसे खड़ा किया था। उनके फंड का रेशियो है 4:1। ये यहाँ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स ने MSME को दिए हुए लोन्स की गारंटी देते हैं। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Credit Guarantee Fund scheme for micro and small enterprises was launched by the Government of India to make available collateral-free credit to the micro and small enterprise sector. Both the existing and the new enterprises are eligible to be covered under the scheme. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, and Small Industry Development Bank of India established a trust named the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, here to implement the Credit Guarantee Fund scheme for micro and small enterprises. It was initiated in the year 2000. The corpus for the scheme is contributed by the government and the SIDBI in the ratio of 4:1. Eligible institutions under the scheme include the scheduled commercial banks, which is public sector banks, then private sector banks, then foreign banks, and selected regional rural banks, which have been classified under the sustainable viable category by NABARD. अब फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 करोड़ तक के अमाउंट की गारंटी देती है, लेकिन ये 100% अमाउंट की गारंटी नहीं देते। इसके गारंटी कवर के 4 टाइप है: 50%, 75%, 80% एंड 85%। या 50% गारंटी कवर तभी मिलता है जब MSME रिटेल ट्रेड बिजनेस में हो और उसने 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन लिया है। फिर वो 80% गारंटी कवर तभी देता है जब कोई माइक्रो एंटरप्राइज हो और उसने बस 5 लाख तक का लोन लिया हो। फिर वो 80% का गारंटी कवर तभी देंगे जब MSME वुमेन एंटरप्रेन्योर चलाती हो या MSME नॉर्थ ईस्ट रीजन में एस्टेब्लिश हो। और इन सब लोन्स को छोड़ के बाकी सारे लोन्स को 75% का गारंटी कवर मिलता है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
Funds and non-fund based credit facility up to rupees 200 lakh. Here per eligible borrower are covered under the guarantee scheme provided they are extended on the project viability without collateral security or third party guarantee. The guarantee cover available under the scheme is to the extent of 50%, 75%, 80% and 85% of the sanction amount of the credit facility. The extent of the guarantee cover is 85% for micro enterprises for the credit up to rupees 5 lakh. Then the extent of guarantee cover is 50% of the sanction amount of the credit facility for the credit of rupees 10 lakh year to rupees 100 lakh per MSME borrower for retail trade activity. The extent of guarantee cover is 80% for micro and small enterprises operated and or owned by the women, and all credit or loans in the northeast region for credit facilities up to rupees 50 lakh. Then at last, in case of the other loans default, the trust settles the claim up to 70% of the amount in default of the credit facility extended by the lending institution for the credit facilities up to rupees 200 lakh. नेक्स्ट एसोसिएट है इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक छोटी कंपनी है। इसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ का है और इसका पेड अप कैपिटल 4.4 करोड़ है। इसका काम क्या है समझते हैं। बहुत सारे एमएसएमई के पास कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से और वो रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में एस्टेब्लिश रहने की वजह से उनके पास प्रोडक्शन की पुरानी टेक्नोलॉजी रहती है, जिसकी वजह से उनका आउटपुट और एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। ये कंपनी एमएसएमई को नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी देती है। ये इंटरनेशनल या अर्बन एरिया से टेक्नोलॉजी ढूंढती है और एमएसएमई को खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म देती है। ये एक मिडलमैन जैसे काम करती है। इससे एमएसएमई एफिशिएंटली काम करके ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। यहाँ आप इसका काम समझ गए। लेट्स सी व्हाट इट सेज। India SME Technology Services Limited is an unlisted public company incorporated on 17 November 2005. It is classified as a public listed company and is located in Delhi. Its authorized share capital is INR 10 crore and total paid up capital is INR 4.4 crore. The India SME Technology Services Limited provides a platform where small enterprises can tap opportunities at the global level for acquisition of technology or establish business collaboration. It offers a 4E, that is end-to-end energy efficiency solution to help micro, small and medium enterprises and large industries adopt energy efficiency measures. It also offers a professionally managed system for technology and collaboration search. It is a unique mechanism for arranging technology and finance. नेक्स्ट बैंक्स एमएसएमई को लोन देने के लिए आगे नहीं आती क्योंकि उन्हें एमएसएमई की क्रेडिट रेटिंग पता नहीं रहती। उन्हें डर रहता है कि बिना रेटिंग देखे लोन देने से उनके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए सीडीबी की एक एसोसिएट है एसमेरा, दैट इज एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ये एमएसएमई की रेटिंग निकालती है जिससे बैंक्स को एमएसएमई को लोन देने में आसानी हो। ये निकालने के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और उसके साथ कुछ बैंक्स ने सीडीबी की मदद की है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। SME Rating Agency of India is a rating agency entirely created for the rating of small medium enterprises. It is a joint enterprise by CDB, Dun and Bradstreet Information Services India Private Limited and some chief banks in India. The headquarter of SMERA is in Mumbai. नेक्स्ट फ्रेंड, पूरी सावधानी रखने के बाद भी बैंक ने एमएसएमई को दिए हुए लोन एनपीए हो जाते हैं। उसके लिए एक सीडीबी की एसोसिएट काम आती है, दैट इज इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी एमएसएमई के डिफॉल्टेड लोन्स रिकवर करती है। इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज द कंट्रीज फर्स्ट एआरसी सपोर्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अंडरटेकिंग्स। It will strive for speedier resolution of NPAs with a focus on MSME sector. ISARC endeavors to unlock the idle NPA asset for productive purposes, which should facilitate the greater and easier flow of credit from the banking sector to the MSMEs. नेक्स्ट एसोसिएट है सीडीबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये 3 फंड्स की ट्रस्टी होती है, एक नेशनल वेंचर फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, देन एसएमई ग्रोथ फंड और लास्ट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। इन सब फंड्स का इन्वेस्टमेंट मैनेजर सीडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड होता है। सीडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड was set up by CDB on July 19, 1999, here to act as a trustee of National Venture Fund for Software and Technology Industry, then a SME Growth Fund and India Opportunities Fund. The company has appointed CDB Venture Capital Limited to act as an investment manager to NF-SIT, SGF and IOF. अब लास्ट एसोसिएट है RXIL, दैट इज रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये सीडबी और एनएससी का जॉइंट वेंचर होता है। ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी 2016 में और ये कंपनी ट्रेड सिस्टम संभालती है। यहाँ ट्रेड्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
So Receivable Exchange of India was incorporated in 2016. It is joint venture between the Small Industry Development Bank of India and National Stock Exchange of India Limited. It operates trades. It was the first entity to receive approval from RBI to launch the first trade exchange of India. RXIL is an integrated provider of financial platform that supports the growth and development of MSMEs. अब नेक्स्ट हम ट्रेड सिस्टम को डीपली समझ लेते हैं। देखो, बिजनेस में एमएसएमई किसी बड़े इंडस्ट्री बायर को गुड सप्लाई करता है, लेकिन उसे तभी के तभी उनसे पेमेंट नहीं मिलता। उन्हें एक इनवॉइस मिलता है कि या फ्यूचर डेट में उन्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये एमएसएमई के लिए अच्छी बात नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि अगर एमएसएमई को एक नया ऑर्डर मिल गया तो वो बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल लगेगा, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, राइट? यहाँ पहले ऑर्डर के पैसे तो आने के ही है। सो ऐसे वक्त में ये ट्रेड सिस्टम एमएसएमई के बहुत काम आता है। इस प्लेटफॉर्म में 3 लोग होते हैं, एक तो सप्लायर दैट इज़ एमएसएमई, उसके बाद बायर दैट इज़ बिग इंडस्ट्री, और थर्ड फाइनेंसर, फॉर एग्जांपल बैंक। अब यहाँ पे एमएसएमई अपना इनवॉइस इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करती है। उस इनवॉइस को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। उसका रीज़न ये है कि फ्यूचर में हमें उस ट्रेड के पैसे मिलने वाले हैं। इनवॉइस अपलोड होने के बाद सप्लायर उस इनवॉइस को अप्रूव करता है कि ये इनवॉइस उसका है। एक बार इनवॉइस अप्रूव हो गया कि फाइनेंसर उस इनवॉइस के अगेंस्ट एमएसएमई को पैसे देने के लिए बिड करती है। जिस फाइनेंसर का बिड एमएसएमई एक्सेप्ट करती है, वो फाइनेंसर एमएसएमई के बैंक अकाउंट में पैसे भेज देता है। उस पैसे का इस्तेमाल एमएसएमई आगे के बिजनेस बढ़ाने के लिए कर सकता है। सो यह समझ गए कि किस तरह ट्रेड प्लेटफॉर्म काम करता है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The scheme for setting up and operating the institution mechanism for facilitating the financing of trade receivables of MSMEs from corporate and other buyers, including government departments and public sector undertakings, here through multiple financier, is known as Trade Receivables Discounting System. The main 3 participants in the trades are MSMEs, that is sellers, then financiers, and corporate entities, that is buyers. According to the RBI, only MSMEs can participate as sellers in trades. It can help the MSMEs unlock their working capital. The seller first upload an invoice. This invoice waits for an acceptance from the borrower. After the buyer accepts the invoice, it goes for auction. The financiers get discounting rates. The party paying the interest cost will accept the best bid. Later the financier amount is debited and seller amount is credited. So friends, यहाँ हमारा सीट बी का पोर्शन कवर हो गया। So thanks for watching and meet you in the next video.